सो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो है मैं एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहा हूँ कि जितने भी हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना 5-6 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो किए होंगे, उसको एक दिन संडे को जो है ना वो हम रिवीजन क्लास में करेंगे कि सारों की मैं थोड़ी थोड़ी समरी में आपको दूंगा। वैसे तो हम डिटेल में सारा कर चुके हुए हैं, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं पुरानी ग्रुप में जाके। लेकिन एक तरह की रिवीजन के लिए जो है ना वो 5-6 एडिटोरियल हैं, इकट्ठे हम हर संडे को किया करेंगे। अच्छा, अब इसमें आज पहला एडिटोरियल जो हम देखेंगे वो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से है। और पहले मैं आपको ना जितने 5 अभी हमने करने हैं एडिटोरियल या ओपिनियन, उसकी थोड़ी ना मैं आपको समरी दे देता हूँ। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये हुआ था कि ये कॉप 27 के हवाले से था कि शहबाज शरीफ ने कहा कि जी ये आलमी जिम्मेदारी है उन डेवलप्ड कंट्रीज़ की जिनकी वजह से जो है ना पाकिस्तान जैसे लोग सफ़र करते हैं इसके क्लाइमेट इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़ की वजह से। तो उन्होंने कहा कि जी वो क्या है, वो मदद करें यहाँ पे पाकिस्तान की, क्योंकि उन्होंने कहा कि खाली सिर्फ जो है ना एड से लोन से काम नहीं बनता, कि जितने भी इनकी वजह से हमें जो नुकसानात हुए हैं तो उनको क्या है इसकी उसका आप कह लें कि जी रेपरेशन के तौर पे जो है ना वो हमारी मदद करनी चाहिए। इसको हम देखेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी है। अब इसमें ये गवर्नमेंट ने कहा है कि जी अगले 5 साल में जो है ना वो हम जो हमारी कन्वेंशनल बैंकिंग है, इंटरेस्ट बेस्ड जो हमारी बैंकिंग है उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो इसमें ये सवाल पूछे गए हैं कि भाई आप किस तरीके से ख़त्म कर दोगे, जब आपने जो है ना वो आईएमएफ के पास भी जाना है, आपने दूसरे इंस्टीट्यूशंस के पास भी जाना है, इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स भी हैं, ठीक है? तो आप ये किस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जी ये पॉलिटिकल गिमिक के तौर पे तो आप कह सकते हो कि जी इस्लामी निज़ाम लेके आ रहे हैं, हम सूद पे बेस्ड जो बैंकिंग है वो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आप उसको क्या करोगे और इसके क्या रिperकशंस होंगे, क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, वो देखा गया है इसमें। और तीसरा जो एडिटोरियल हम देखेंगे वो हमारे पास है सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टर्स। इसमें इन्होंने कहा है कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योरिटी की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है, और ख़ासतौर पे जो चाइनीज़ डॉक्टर पे हमले हुए हैं और जो चाइनीज़ नेशनल पे हमले हुए हैं और ये प्रोजेक्ट जो हो रहा था दासू, वहाँ पे जो इन पे हमले हुए हैं पिछले 1 साल में उन्होंने सारे गिनाए हैं। तो इस बात पे है ना ख़ासतौर पे चाइना ने कहा है पाकिस्तान को कि जी ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी हमें दें। तो यहाँ पे ये इसको बताया गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए है ना वो सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है? इसको हम देखते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास जॉन का ओपिनियन, डॉक्टर मलिया लोधी का क्राइसिस लाइक नो अदर, ठीक है? एक बहरान जो जिसकी क्या है माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, इसमें उन्होंने बताया हुआ है किस तरीके से पाकिस्तान जो है ना इकोनॉमिकली है ना वो माशी तौर पे जो है किसने जो है बुरे मसाइल का शिकार है, फिर पॉलिटिकली जो हमारे मसाइल हैं उस हवाले से उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी पहले तो हम कर्ज वगैरह लेके कुछ कर लेते होते थे, लेकिन अगर हम अब इंटरनेशनली भी देखें तो पहले कोविड का मसला आ गया, उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन वॉर आ गई, तो मतलब हर तरफ से ही बहरान आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और इसकी जो लास्ट लाइन इन्होंने ओपिनियन ख़त्म किया था कि जिसपे इन्होंने कहा था कि लास्ट अगर देखें कि यहाँ पे वो कह रहे थे कि जी लिविंग ऑन द लोन्स फ्रॉम आउटसाइड विल नॉट फिक्स पाकिस्तान इंटरनल प्रॉब्लम्स, के जी आप सिर्फ इस पे लोन के सहारे कर्जे के सहारे ही जो है ना वो आप अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं ना वो अ, हल नहीं हो सकते इस तरीके से, ठीक है? उसके अलावा एक पॉलिटिकल सोल्यूशन इस एडिटोरियल में है ना वो पिछले पूरे साल का अहाता किया गया है। 2022 में क्या हुआ, किस तरीके से इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद की गई, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, फिर पीडीएम की कोalition गवर्नमेंट आ गई, फिर उनको मसाइल का सामना करना पड़ा, और अब जो कि आर्मी चीफ ने कह दिया कि नहीं मैं अपनी मुद्दत पे है ना वो जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे है ना एडिटोरियल में कहा गया है कि भाई इसमें इनको चाहिए कि जी अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी कोई भी पार्टी इस टाइम नहीं चाहेगी कि कोई ऐसे सख्त डिसीजन ले जो क्या है इसका वोट बैंक मुतासर करे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी जो मीशत है जो उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो अगले अगस्त तक जनरल इलेक्शंस का इंतजार करे, तो इनको चाहिए है कि पहले वो ऐलान कर दें अर्ली इलेक्शंस का, ताकि जो केयर टेकर सेटअप है वो क्या है सख्त डिसीजन ले ले, सख्त फैसले ले ले, क्योंकि उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। उनको पता है कि भाई 3-4 महीनों में जो है ना वो हमने यहाँ से 6 महीनों में हमने चले जाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी अगर यही हुकूमत रही पीडीएम कोalition गवर्नमेंट, तो ये फैसले नहीं कर सकेगी और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है? तो ये बेसिकली आपको मैंने रफ बता दिया है जो आज हमने करना है। तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। बाकी मीनिंग्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये आप डब्ल्यूपीएस ऑफिस में पढ़ सकते हैं। मैं बेसिकली इसको आपको ना जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करा देता हूँ। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी COP 27 के हवाले से ये हो रहा है
ये क्लाइमेट के हवाले से हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे शहबाज शरीफ ने शिरकत की, और इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि आप जो हैं यहाँ पे इसके मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं सारे, तो इसको आप जो है ना वो सारे देख लीजिएगा। जिस तरह कॉप 27 में हमने देखा था, अगर मैं आपको इसको दिखाऊं कि इसमें आपको याद रखना चाहिए कि जी अभी कॉप 27 कहाँ हो रहा है, पिछले साल कब हुआ था, और अगले साल जो है ना वो किस शहर में होना है, ठीक है। और थोड़ा कॉप 27 को ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसे हम कॉप बोलते हैं, और ये क्या है, गवर्नमेंट्स को साथ लेके आता है जिन्होंने साइन किया है यूएनएफ ट्रिपल सी, द क्योटो प्रोटोकॉल और द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। ये पीडीएफ मैंने आपको सारा दिया हुआ था, वो सारा आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, जिसमें हमने सारे डिटेल से उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और इस दफ़ा जो स्ट्रैप लाइन है वो क्या है, टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि जी पहले बस वादे वगैरह कर लिए जाते थे, लेकिन इस मरतबा ये इन्होंने कहा है कि जी आपने क्या है नाफिज करने, ये चीज़ें आपने कही हैं तो उसको क्या है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जी शहबाज शरीफ ने एक मतलब फिर अपने स्टांस को दोहराया है कि ये आलमी सतह पे जो अक़वाम हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो कलेक्टिव एक्शन लें, किस चीज़ का, फाइनेंसिंग नीड्स का, कि जितनी भी हमें ज़रूरत है फाइनेंस के हवाले से उन ममालिक को जो कि मुतासिर हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और तो उस हवाले से यहाँ एडिटोरियल था, और ये इन्होंने कहा कि जी यहाँ पे कॉप 27 में इन्होंने ख़ताब किया है इजिप्ट के शर्म अल शेख में, तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जी हम जो है ना हमारे मुल्क को वो ज़रूरत है किस चीज़ की, क्लाइमेट जस्टिस की। किस वजह से, ये उन्होंने कहा कि जी हमें वो तकरीबन $30 बिलियन का लॉस हुआ है इन डेविस्टेटिंग फ्लड्स की वजह से, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आया है। और उसमें उन्होंने बेसिक बात क्या की थी कि भाई हमें डेट और एड जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें ज़रूरत है बिल्ड करने की अडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस तरह हो सकता है, एडिशनल फंडिंग के ज़रिए हो सकता है, और क्या है, लोन से नहीं हो सकता, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा कि जी हमारा जो फाइनेंसिंग गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इन्होंने अपने ये नेशनल स्टेटमेंट में कहा, ठीक है। और उस पर उन्होंने कहा कि जी तरजीहात उन्होंने कहा कि जी बनानी चाहिए, किस हवाले से, ये ग्लोबल गोल और अडेप्टेशन है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड टाइमलाइंस, ताकि सपोर्ट किया जाए उन ममालिक को जो कि मजबूर हैं बर्दाश्त करने के लिए उस इम्पैक्ट का क्लाइमेट चेंज का, बावजूद इसके के लिए वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबली कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि आपने देखा होगा इनका स्टांस ही यही है कि भाई हम ग्लोबल वार्मिंग में इतने ज़्यादा जो है ना वो एमिशंस में मुलविस नहीं है जितना कि हमें क्या है इसके नुकसानात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे इसमें उन्होंने कहा है कि जी और इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर हम देख लें यहाँ पे, तो इसमें इन्होंने कहा है कि तो इसमें कहा है कि जो अनप्रेसिडेंटेड डिल्यूज था, ये इतना तूफ़ानी और सैलाब हमारे पास आया था, उसमें उन्होंने कहा कि जी 1/3 मुल्क को जो है ना इसको डुबो दिया था, और उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मर गए थे। फिर जो उनको घर-बार छोड़ के जाना पड़ा 30 मिलियन लोगों को, ठीक है। तो उसमें मतलब वो बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा हमें पाकिस्तान में नुकसान हुआ इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखें, लोग डिबेट करते हैं कि शहबाज शरीफ तो मतलब इस तरह कहते हैं जैसे 100% का 100% ही है ना वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, ठीक है, उसकी वजह से भी था, लेकिन ये इस पे भी हमने सेपरेट एडिटोरियल किए थे कि भाई कुछ हमारा भी अपना भी कसूर है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन खैर ये यहाँ पे जब ये गए थे कॉप 27, तो उन्होंने सारे का सारा मलबा जो है ना वो उन ममालिक पे डाल दिया था जिनकी वजह से ये सारा सैलाब आया है, ग्लोबल वार्मिंग की का जो है वजह बनते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि जी ये लार्ज स्केल डैमेज हुआ क्रॉप्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लेकिन यहाँ पे वो सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया है कि क्या जो वर्ल्ड है वो क्या है उसे सुन रहा है। और साथ उन्होंने कहा कि जी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो एग्री तो करते हैं कि जो मतलब शहबाज शरीफ कह रहा है, और कुछ ने क्या है एडिशनल फंडिंग के हवाले से भी प्रॉमिस किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी ये और अभी मतलब आगे ये बता रहे हैं कि यूएन ने भी कहा कि जी आप दें पैसे सारे जो डेवलप्ड ममालिक हैं उनको, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, लोग हैं यहाँ पे क्या है अंडर फंडेड हैं, इनको मतलब फंड उस तरह नहीं मिला है। और साथ ही उन्होंने क्या कहा है कि मतलब वो तो की गई थी, आप कह लें अपील तो की गई थी यूएन की जानिब से भी, लेकिन साथ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी कॉप 27 पार्टिसिपेंट्स को कहा कि दुनिया जो है ना वो नाकाम हो गई थी बेसिक्स पे एग्री करने के बावजूद इसके कि ये अरसे से इश्यूज चल रहे हैं।
और उस पर उन्होंने एग्जांपल दी कि जो वादे किए गए थे कोपेनहेगन कॉप 15 2009 में कि जी 100 बिलियन एनुअली दिया जाएगा 2020 तक, वो भी अभी तक उन्होंने कहा पूरा नहीं हुआ है उन ममालिक को जो क्या है मुतासिर हैं ग्लोबल वार्मिंग से। अच्छा, और उस पर उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने कहा ठीक है ये कॉप 27 हुई है, लेकिन उन्होंने कहा ये जो सारी एक्सरसाइज है वो रिजल्ट्स नहीं देगी जब तक जो रिच पोल्यूटर्स हैं कि वो वाले ममालिक जो मुलविस हैं इस ग्लोबल वार्मिंग में, वो रियलाइज़ नहीं करते, वो नहीं समझते कि कितनी अशद ज़रूरत है प्लानट को सेव करने की और अपना किरदार अदा करने की। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में कॉप 27 के हवाले से बताया गया था किस तरह शहबाज शरीफ ने अपना मौक़िफ़ लेके आगे गए कि भाई हमें जो है ना वो आप यहाँ पे इन्होंने क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से बात की और उस पर उन्होंने कहा कि जी हमें जो है डेट एड की ज़रूरत नहीं, आप हमें आप क्या है रेपरेशन दें कि हम इससे जो है ना वो डील कर सकें। और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एडिशनल फंडिंग की ज़रूरत है, ना कि लोन्स की, क्योंकि देखें लोन्स ले ही जाते हैं तो हम क्या है उसमें ज़ाहिर है हमें वो देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो फिर हम कभी भी उस डेट ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये कॉप 27 के हवाले से बड़ा अहम एडिटोरियल था, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा एडिटोरियल हमारे पास था कि जी इसमें क्या है, इसमें अगर थोड़ा सा मैंने आपको क्रोनोलॉजिकली बताऊं तो जी 1991 में है ना फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने इसको रिबा के हवाले से जजमेंट थी वो, ठीक है। तो उसके हवाले से हिसाब चल रहा था, तो उस हवाले से अगर हम देखें यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें अप्रैल जजमेंट की थी ना फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट, जिसमें गवर्नमेंट को कहा गया था कि भाई 2027 तक जो है ना वो आप ख़त्म कर दें इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग, ठीक है। तो इसको इस फेडरल कोर्ट शरीयत कोर्ट की इस जजमेंट को जो है ना वो चैलेंज किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन अब इसहाक डार ने ऐलान किया कि नहीं भाई हम ये इसे विड्रॉ कर लेंगे, वापस ले लेंगे इस लीगल चैलेंज से। यानी कि उन्होंने इस बात को एग्री किया कि जी जो ठीक है ये अप्रैल में जजमेंट आई है कि आपके पास 5 साल हैं, आप इंटरेस्ट जो बेस्ड बैंकिंग है उसको ख़त्म कर दो, तो उसको उन्होंने एग्री कर लिया था। तो इसमें ये पूछा गया है कि भाई आप किस तरीके से कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, जब आपने दूसरे ममालिक से कर्जा लेना है, कर्जा देना है, उसमें डेट सर्विसिंग है, उसमें इंटरेस्ट है, प्राइवेट बैंक्स इन्वॉल्व है, तो उसी हवाले से इन्होंने यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और इसमें अगर देखें जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जी 1991 की जो जजमेंट थी कि ये मामला कब से चल रहा है, 1991 से, जब पहली मरतबा फेडरल शरीयत कोर्ट ने एफएससी ने है ना डिक्लेयर किया था सिंपल इंटरेस्ट जो लिया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डोमेस्टिक इंटरनेशनल को, तो उस पर उन्होंने कहा था ये रिबा है, ठीक है। तो ये 1991 से मसला चला आ रहा है, जिसमें जो है ना ये यहाँ पे अप्रैल जजमेंट की अप्रैल 2022 की जजमेंट थी फेडरल शरीयत कोर्ट की, ठीक है। तो उसको बता रहे हैं कि मामला इतनी देर से चल रहा आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें ना तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जी इसको आप कन्वर्जन करना रिबा फ्री फाइनेंशियल सिस्टम की जानिब कि जी अगर हमने इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम में जाना है तो उन्होंने कहा ये डिमांड करता है एक्सटेंसिव रिसर्च को कि अंडरस्टैंड करना कि क्या चीज़ रिबा है, कि उन्होंने कहा ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप शिफ्ट करोगे इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी पे कॉम्प्लेक्स ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम में, तो ये क्या है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। अगर हम इसको कहें कि इम्पॉसिबल नहीं भी है तो चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए सारा फाइनेंशियल सिस्टम क्या है वो इंटीग्रेटेड होता है, सारे एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो किस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि जी हम जो है उस तरफ चले जाएंगे इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की जानिब से, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी बेसिकली एंड में अगर ये बात करें कि जी ये मैटर नहीं करता कि गवर्नमेंट जो है ना इस विड्रॉ करती है इस चैलेंज जो इन्होंने चैलेंज किया था एफएससी के डिसीजन को, फेडरल शरीयत कोर्ट के डिसीजन को, उनका जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि क्या ये डिसीजन इज दैट व्हाट एवर डिसीजन इज टेकन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ थॉरो रिसर्च। उन्होंने कहा कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो थॉरो रिसर्च की बेस पे लिया जाए, क्योंकि देखें आपने उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखनी है। सिर्फ आप कि जी आखिरी साल आ रहा है, अगले साल इलेक्शन है, उससे पहले कि जी सारे लोगों को अपनी तरफ करने के लिए आप कह दो कि नहीं जी हमने बिल्कुल सूद का जो है ना वो खात्मा कर दिया, इस्लामिक बैंकिंग की तरफ चले गए। तो अब आपने देखें कर्जा लेने जाना है, जब वो आपको कहेंगे आपने कितने सूद पे ज़ाहिर है मिलना है, ऐसे तो नहीं मिलता, ठीक है। तो वो आप किस तरीके से करोगे। तो ये जो चीज़ है ये मैंने एडिटोरियल में बड़े डिटेल से डिस्कस की थी कि ये चीज़ है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप जितना मर्जी कह लो कि जी हम यहाँ से जो है ना वो इस्लामिक बैंकिंग इस्लामिक फाइनेंस का निज़ाम लाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ पे बहस है कि जो हमारे पास इस्लामिक बैंकिंग है क्या वो भी है ना प्योर इस्लामिक बैंकिंग है कि नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं वो भी है सिर्फ
ब्रायन लफ्ज़ों का हेर-फेर है, तो वो भी है ना इंटरेस्ट में आता है। मतलब एक बहस चल रही है यहाँ पे, मैंने डिटेल से बताया भी हुआ था कि क्या इसमें है। एक मिनट, इसका यहाँ पे मैंने इसको अगर आप देखें, यहाँ पे इसका ना मैंने डिफरेंस भी बताया हुआ था, जो हमने किया था कन्वेंशनल बैंकिंग वर्सेस इस्लामिक बैंकिंग, उसको भी आप डिटेल से देख लीजिएगा। बाकी मटेरियल भी है ना वो आपको बहुत ज़्यादा गूगल पे मिल जाएगा। तो ये ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा बहस की जा सकती है कि क्या इन दोनों में फ़र्क क्या है, और क्या वाकई ये जो इस्लामिक बैंकिंग है वो वाकई हलाल मोड में आती है कि नहीं आती, और क्या पाकिस्तान कामयाब हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट करने में और इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग को ख़त्म कर सकता है हमारा। क्योंकि देखिए सारा बैंकिंग निज़ाम ख़त्म हो जाएगा अगर ये आप कह लो, क्योंकि वो तो चल हर चीज़ इंटरेस्ट पे रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछे गए हैं, तो इसमें ज़्यादा और भी डेवलपमेंट होगी वो आपसे शेयर की जाएगी। अच्छा, उसके अलावा सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। इसमें सिक्योरिटी के हवाले से बताया गया था कि किस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के जो माशी मसाइल है उनको हल करने के लिए। लोगों का जो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, रुकावट है, वो किस हवाले से है कि वो हमारी बड़ी ख़तरनाक जो है वो क्या है, सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसने मुतासर किया हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान को, ठीक है। और ये हालिया जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का दौरा था चाइना का, ठीक है, जब ये वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा खदशात का इज़हार किया गया कि भई यहाँ पे लोगों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं मिल रही। और यहाँ पे जो है ना जो इनके प्रेसिडेंट हैं ये जिनपिंग, उन्होंने अपने खदशात का इज़हार किया ये इनकी चाइनीज़ नेशनल्स की सिक्योरिटी को लेके पाकिस्तान में, ठीक है। और इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है किस किस तरह जो है ना यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुए जिसमें चाइनीज़ ट्यूटर्स को निशाना बनाया गया कराची यूनिवर्सिटी में। फिर यो चाइनीज़ वर्कर्स थे दासू दासू में, वहाँ पे इन पे हमला किया गया, वहाँ पे इनकी डेथ्स भी हुई काफ़ी। और ठीक है, तो मतलब वो एग्जांपल्स दे रहे हैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, और चाइनीज़ नेशनल जो हैं वो अपने आप को यहाँ पे क्या है महफूज नहीं तसव्वुर कर रहे। अच्छा, और क्योंकि मेन फोकस उन्होंने चाइनीज़ पे रखा था, क्योंकि ये शहबाज शरीफ चाइना गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर चाहे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी ओवरसीज़ प्रोजेक्ट हो, तो उन्होंने कहा स्टेट को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि अगर वो चाहते हैं कि वो लोग अपना पैसा जो है वो पाकिस्तान में लेके आएँ। उन्होंने कहा कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट वो नहीं चाहेगी कि इन्वेस्टमेंट अलाउ करे पाकिस्तान में अगर उनके जो शहरी हैं वो सेफ ना हों इस मुल्क में। अच्छा, और उसमें एक और बड़ी अहम चीज़ इसमें ये की गई थी कि ठीक है आपने वहाँ पे उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी है, लेकिन क्या है उसमें उन्होंने कहा ये चीज़ भी लाज़मी है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बेनिफिट करें लोकल कम्युनिटीज़ को, ठीक है? क्योंकि होना तो ये चाहिए बाहर से लोग आ रहे हैं वो ट्रेनिंग दें, यहाँ पे लोगों की है ना वो जॉब वगैरह का इंतज़ाम हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, लोकल कम्युनिटीज़ को फ़ायदा मिले, ठीक है? और उन्होंने कहा अगर लोकल्स फ़ेल हो जाते हैं मतलब कि मतलब उनको नहीं मिलती जॉब्स, नहीं मिलती, ट्रेनिंग नहीं मिलती, तो क्या होगा, दीज़ फॉरेन वेंचर्स विल बी व्यूड नेगेटिवली। तो फिर इसको मतलब हम ये नहीं कह सकते इसका क्या है पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बताए थे कि एक तो उनको आप ठीक है आप फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे दें, लेकिन उसका फ़ायदा जो है उन्होंने कहा लोकल्स को होना चाहिए और जॉब्स की सूरत में मिलना चाहिए, ट्रेनिंग की सूरत में मिलना चाहिए, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी बेहतर चीज़ है, बजाय इसके कि हम माँगे एड और लोन। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में क्या है मैन पावर की शॉर्टेज नहीं है, कमी नहीं है, और अगर ठीक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट दी जाए उन्हें, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जो माशी फ़वाइद हैं, वो ट्रिकल डाउन करें लोकल कम्युनिटीज़ तक, मतलब जो लोग हैं वाक़ई उनको हक मिले, उनको जॉब्स मिले, उनको ट्रेनिंग मिले, तो क्या है सच वेंचर्स कैन प्ले अ मेजर रोल इन स्टेबलाइजिंग पाकिस्तान's टीटरिंग इकोनॉमी। तो उनका जो पाकिस्तान की बिल्कुल लड़खड़ाती इकोनॉमी है, मईशत है, उसको क्या है बड़ा सहारा मिलेगा। और उसमें उन्होंने कहा दिस इज़ समथिंग द गवर्नमेंट, द ऑपोजिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट नीड्स टू हैव अ कंसेंसस। उन्होंने कहा इस चीज़ पे है ना गवर्नमेंट का, अपोजिशन का, एस्टेब्लिशमेंट का कंसेंसस होना चाहिए, इत्तफाक राय होना चाहिए। बेसिकली सिक्योरिटी से लेके ये हमारे पास एडिटोरियल था। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है जी डॉक्टर मलिया लोधी की ओपिनियन ज़रूर कराएँ, तो आज हमने जो एक ओपिनियन शामिल किया है वो डॉक्टर मलिया लोधी का है। इसको हम देख लेते हैं। ये है क्राइसिस लाइक नो अदर। अच्छा, अब इसमें जो बताया गया है कि क्राइसिस होता है बहरान, और लाइक नो अदर कि ऐसा कोई बहरान नहीं है। अब इसमें मैंने हर चीज़ कहा था कि यह है कि जी पाकिस्तान में अंदर भी यहाँ पे कितने मसाइल हैं, इंटरनली भी, फिर इंटरनेशनली भी, माशियात को, मीशत को लेके भी, और सियासत को भी लेके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी पीटीआई लीडर इमरान खान की, उस हवाले से उन्होंने बताया कि उस टाइम
उसने है ना बिल्कुल अफरा तफरी की सिचुएशन में डाल दिया है मुल्क को, जब उन्होंने कहा पहले ही अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है ना बड़ी उनके हालात आपस में क्या है टेंस थे, बड़े कशीदा थे, और उन्होंने कहा इस तरह की जो वायलेंस है, पुरतशद्दुद कार्रवाई वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी फिर पास्ट हिस्ट्री के हवाले से उन्होंने बात की है कि माजी में भी जिस तरह हमारे लीडर्स को मारा गया, जिसमें असैसिनेशन है, जो मर्डर किया गया था बेनज़ीर भुट्टो का, ठीक है, उस हवाले से उन्होंने बात की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जी जो अटैक हुआ खान पे पिछले हफ्ते, उसने क्या किया है, उसने भी वो लोगों के फियर्स थे उसको कंफर्म कर दिया, जो मतलब इस बात का तरफ इशारा कर रहे थे कि कितनी ज़्यादा सिचुएशन जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तब्दील हो जाएगी। और इसने खान ने भी जो है ना बारहा इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि उसकी जान को ख़तरा है, लेकिन बावजूद इसके उसने अपना लॉन्ग मार्च जारी रखा, ताकि जो उसकी डिमांड थी इमीडिएट इलेक्शंस की, फौरी इलेक्शंस की, उसको क्या है पूरा किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पे उसमें उन्होंने बताया है कि जी जब ये इस पे हमला हुआ इमरान खान पे, तो उसके बाद कई शहरों में है ना वो हमें एहतजाज देखने को मिले, ठीक है, प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन मैनी सिटीज़। इसके अलावा उन्होंने कहा ये इसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गोली लगने के बाद, तो इमरान खान ने उसके बाद जो है ना वो रेजिग्नेशन का मुतालबा कर दिया था कि जी इस्तीफ़ा दे प्राइम मिनिस्टर, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर एंड सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल। और जिस तरह हमने वो एफआईआर से मुतलिक भी एडिटोरियल किया था कि जिस तरह जो है वो इतनी देर गुजरने के बावजूद भी जो है ना वो एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी, जब तक जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंटरवीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी अगर 24 घंटे में एफआईआर नहीं हुई तो सुओ मोटो नोटिस लिया जाएगा। और उसके बाद भी अगर हम देखें तो इन 3 लोगों का नाम लिया था इमरान खान ने, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें 3 लोग शामिल नहीं थे, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ओपिनियन में बता रहे हैं कि जी इन 3 लोगों का नाम लिया था इमरान खान ने, और इस पर उन्होंने एक्यूज़ किया था, इल्ज़ाम लगाया था कि जी इन इन्होंने क्या कोई वो स्कीम बनाई इसको मर्डर करने की, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा उस सिलसिले में इसने कोई एविडेंस नहीं दिया, ठीक है। और साथ ही ये कह रहे हैं कि जी उसने कहा कि जी लॉन्ग मार्च जो है वो दोबारा शुरू होगा जब ये क्या है रिकवर कर जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा जो खान के इल्ज़ामात थे उसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला आईएसपीआर की जानिब से भी, जिसने बिल्कुल कैटेगोरिकली एम्फेटिकली है ना वो रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया इसके वो गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात थे आर्मी के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा बता रहे हैं कि क्या हालात यहाँ पे चल रहे थे ना, पहले इंटरनली बता रहे हैं क्या हालात हैं, और उस पे उन्होंने कहा कि जी फिर सारी स्पेकुलेशन थी, अफ़वाहें थी कि भई इसके पीछे कौन था कि जिसको बेनिफिट हुआ इसको इमरान खान को ये जो इसको अटैक हुआ था उसके। और फिर लोगों ने कहा कि भई कोई एक अकेला बंदा नहीं था। और साथ में उन्होंने कहा कि जी पीटीआई लीडर्स ने भी इस बात पे इसरार किया कि जी एक से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने हमला किया। और उसके बाद फिर जो मामलात को और ज़्यादा गंभीर बना दिया, वो फ़ौरी हमें जो हमला हुआ था उसकी जो है ना वो कन्फेशनल वीडियो सामने आ गई, जिस पे उसने इकरार किया वहाँ पे वज़ीराबाद लोकल पुलिस स्टेशन वहाँ पे। और उस पे उन्होंने कहा कि जी इस वजह से उसके बाद मतलब ये सारी चीज़ें हुई थी, और जो सूरत हाल थी उसको क्या है गंभीर बनाते गए कि पहले ही हमारे पास हालात ऐसे चल रहे थे, तो उसके बाद ये जो मर्डर अटैम्प्ट थी उसके बाद हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। और साथ ही उन्होंने तनकीद की पंजाब गवर्नमेंट पे कि उसने भी मैटर्स को वर्स बना दिया कि जो इनकी इनएक्सपीरियंस हैंडलिंग थी इस सारे इंसिडेंट की, ठीक है। क्योंकि जो पीडीएम वाले हैं वो कहते हैं कि भाई वाकया पंजाब में हुआ, उन्होंने एफआईआर करनी थी, आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई पॉलिटिकल काम नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होगा कि हम इस सारी बात की तह तक पहुँचे, ठीक है, टू गेट टू द बॉटम। ये सारी चीज़ें मैंने वो कराई हुई हैं, पीडीएफ खोल के आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उस पर उन्होंने कहा कि जी उसमें जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से पहले, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मज़ीद सूरत हाल को क्या है और ज़्यादा ख़राब कर देगा। और उन्होंने कहा दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन को ज़रूरत है कि वो जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, सियासी दर्जा हरारत उसे नीचे लेके आएँ, ताकि एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो शुरू हो सके, अंडरवे हो सके। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमें सिंपैथी देखने को मिली अ, इस पे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे हमला हुआ उसके बाद। और उसके अलावा जो इसके अपने सियासी हरीफ थे उन्होंने भी है ना इस पे अफसोस का इज़हार किया, और फिर उम्मीद की जाती थी शायद हालात बेहतर हो जाएँ, लेकिन उन्होंने कहा ये उसके बाद जो है हमें जो इसके रिमार्क्स थे फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के, उसने और ज़्यादा है ना वो हालात को ख़राब कर दिया, ठीक है। फिर दोनों साइड्स ने एक्यूज़ किया एक दूसरे पे, इल्ज़ामात लगे। तो मतलब ये सारा बता रहे हैं कि हालात जो है ना वो कितने ज़्यादा ख़राब हो गए इसके इंसिडेंट के बाद।
और इसके बाद उन्होंने कहा जो इस इंसिडेंट के बाद जो मुल्क है ना वो और ज़्यादा क्या है डिवाइडेड हो गया है, और जो 7 मंथ से पॉलिटिकल क्राइसिस था उसने और ज़्यादा इस सारी सूरत हाल को गंभीर बना दिया है। और साथ ही है ना पीटीआई ने कॉल किया कि जी हम कंट्री वाइड प्रोटेस्ट करेंगे और क्या है रिवेंज लेंगे, और ऐसा उन्होंने कहा जी कि इस तरह ये चलता रहेंगे हालात, एक्सपेक्टेड है कि इस तरह ही कंटिन्यू रहेंगे, जारी रहेंगे। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम इसमें वो देख लेते हैं। और इसमें क्या था, अच्छा अब इसमें यहाँ पे वो बात कर रहे हैं अम, उसको मईशत को लेके, मतलब ये तो उन्होंने पॉलिटिकली सारा कुछ बता दिया, पिछले 7 महीनों में क्या हुआ, फिर इमरान खान पे अटेम्प्ट हुई, फिर क्या हुआ, और उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इसमें माशी तौर पे हम ज़्यादा कितने ज़्यादा जो हैं वो इसमें तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। तो उसमें वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि बावजूद इसके कि रिवाइवल हो गया आईएमएफ प्रोग्राम का, लेकिन उन्होंने कहा जो हमें पैसे मिल रहे हैं फ्रेंडली कंट्री से और दूसरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और किस चीज़ के लिए, इन फ्लड्स के लिए। तो उन्होंने कहा लेकिन जो हमारी ज़रूरियात हैं वो इतनी ज़्यादा इनॉर्मस हैं कि हम अपना ये इसको फाइनेंस कर सकें, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को और अपने एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें। तो मतलब उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हमें वहाँ से मिल रही हैं मदद, हमारा आईएमएफ प्रोग्राम भी बहाल हो गया है, हमें दोस्त ममालिक से इमदाद वगैरह भी मिल रही है, लेकिन सैलाब की वजह से इतने ज़्यादा हमारे हालात ख़राब हो गए, ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ रही है अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करने में, और फाइनेंस करने में करंट अकाउंट डेफिसिट को, और अपना पूरा करने में एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस को। ठीक है। और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या मुश्किल है, वो क्राइसिस लाइक नो अदर इसी लिहाज से कह रहे हैं कि एक तो हालात पोलिटिकली इतनी बुरी थी, फिर हमारा ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे 3 ईयर लो पे हैं। ठीक है। फिर जो दो रेटिंग एजेंसीज हैं मूडीज एंड फिच, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को। ठीक है। तो मतलब हालात ख़राब से ख़राब तर हुई जा रहे हैं, ये इस एडिटोरियल में बताया जा रहा है। फिर जो हमारा इकोनॉमिक डैमेज जो हुआ था वो अभी जो एस्टिमेट है वो $30 बिलियन का है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई असल में इससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है। ये सर्च नहीं हो रहा, ये 30 बिलियन डॉलर का। ठीक है। और इसने मुल्क की हमारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। और फिर उसमें उन्होंने कहा जी यूक्रेन वॉर जो था उसने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सारी क्या हैं मिल गई हैं। और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से है ना वो हमारा $1 बिलियन सॉवरेन बॉन्ड पेमेंट ड्यू है हमारी दिसंबर में, और ये जो बॉन्ड है वो ट्रेड हो रहा है ह्यूज डिस्काउंट पे। ठीक है। और लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हमारे पास इतने फाइनेंसेस हैं कि हम अपनी जो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है। और साथ क्या कह रहे हैं, क्योंकि साथ इनको उम्मीद थी कि जी रोल ओवर मिल जाएगा डेट, और हमें असिस्टेंस मिल जाएगी बायलैटरल क्रेडिटर्स से। ठीक है। तो साथ वो बता रहे हैं किस तरीके से गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और साथ वो गवर्नमेंट कहती है कि जी हम हमारे पास क्या है सऊदी अरेबिया और चाइना से भी हमें क्या है इमदाद मिल जाएगी। ठीक है। और उन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का माजी में भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है, लिक्विडिटी क्राइसिस का भी माजी में सामना करना पड़ा है, लेकिन असल प्रॉब्लम पता है क्या, असल प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो है ना जिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जिसमें खासतौर पे ये कोविड पेंडेमिक का मसला था, फिर उसके बाद फॉल आउट ऑफ ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी उससे मुतासर हुई हैं। ठीक है। तो सिर्फ ये पाकिस्तान का मसला नहीं है कि जी हमें यहाँ पे माशी मसाइल हैं और सियासी मसाइल हैं, और ये नहीं कि हम बाहर से जाके कर्जा ले लेंगे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो लोग भी जो है ना वो उनके अपने मसाइल हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासर है, कोविड वाला मसला, फिर उसके बाद ये यूक्रेन रशिया वाला मसला। ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है हालात ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जी इसमें हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्वेश्चन है वो क्या है एरोड हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सारे मसाइल जो हैं चल रहे हैं हमारे साइड बाय साइड। और यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी हमारी जो करंट पॉलिटिकल ट्रबल्स हैं ना वो क्या है हमें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और इस पर उन्होंने कहा जी बहुत ज़्यादा असर डालेगा हमारी स्ट्रगलिंग इकॉनमी पे भी। ठीक है। लोग जो हैं उनकी मुसीबतों में कमी नहीं होगी, और क्या है, और ये छोड़ देगा मुल्क को ये ऐसे अनगन अनगवर्नेबल स्टेट के तौर पे। और ठीक है। और इससे कतई नज़र कि हमें कोई कैश हेल्प मिले फ्रेंडली नेशंस की जानिब से। और साथ कह रहे हैं कि जी लोन्स पे ज़िंदा रहना
वो क्या है, वो पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स को हल नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब जिस तरीके से हमारी ये मसाइल चल रहे हैं पिछले 7-8 महीनों में, तो उन्होंने कहा कि जी अगर हमें लोन्स मिल भी जाते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम्स को हल नहीं करेगा। तो बेसिकली उन्होंने बताया था किस तरह हमारे इंटरनली और एक्सटर्नली मसाइल हैं हमारे, उसके वाले से बात किया था। जो हमारे डोमेस्टिकली मसाइल का सामना है और जो इंटरनेशनली मसाइल का सामना है, उसमें डॉक्टर मलिया लोधी ने डिस्कशन की थी। अच्छा, पॉलिटिकल सॉल्यूशन हमारे पास आज का आखिरी जो एडिटोरियल है वो किस हवाले से है, वो इस हवाले से है कि इन्होंने पिछले पूरे साल का अहाता किया है कि क्या हुआ, कि जो गवर्नमेंट थी हमारी, शहबाज शरीफ थे और ये पीपीपी वाले थे, तो जब इमरान खान की हुकूमत के टाइम इन्होंने कहा कि नहीं जी बहुत पुअर गवर्नेंस है, ये मैनेज नहीं कर पा रहे, इसी की बेस पे जो है ना उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब कराया। फिर जब वो आ गए तो फिर हमने देखा कि कितने ज़्यादा उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ा, और मईशत जो थी ना वो बिल्कुल ही है वो तबाह हो गई। ठीक है, तो और अब जो है आर्मी चीफ जाने लगे हैं, तो इस टाइम पे इस जो एडिटोरियल में ये तजवीज़ दी गई है कि इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई हुई है कि इसको चाहिए पीडीएम को कि क्या करे, वो अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी अगर ये आएगा, आप कह रहे हैं ना केयर टेकर सेटअप आएगा, तो वो क्या है फैसले कर सकेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी जो हुकूमत है ना बिल्कुल भी फैसला नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको फिक्र है कि हमने कोई अगर ऐसा डिसीजन लिया जो सियासी तौर पे क्या है हो सकता है वो हमारे खिलाफ जाए इसमें, क्योंकि अगले साल इलेक्शंस है। तो लेकिन अगर केयर फ्री सेटअप होगा, इसका एक मिनट है जी, इसको हम क्या बोलेंगे, केयर टेकर सेटअप, सॉरी, ठीक है, केयर टेकर सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी केयर टेकर सेटअप होगा तो वो ऐसे डिसीजन ले सकेगा, क्योंकि उसे परवाह नहीं होगी कि जी मेरा जो है ना वोट बैंक मुतासर होगा। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, या ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी पीडीएम गवर्नमेंट कैन रिजाइन आफ्टर द चेंज ऑफ कमांड इन द मिलिट्री विच इट अपीयर्स विल बी हैपनिंग अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल। उन्होंने कहा पीडीएम गवर्नमेंट जो है ना वो रिजाइन कर दे जब ये चेंज ऑफ कमांड हो जाए, यानी नया आर्मी चीफ आ जाए, और जो इक़्तिदार है वो केयर टेकर सेटअप को दे दे। और फिर क्या होगा, और फिर वो कैंपेन कर ले बिल्कुल सीरियस होके पीटीआई के अगेंस्ट, और इसको चैलेंज करे बैलेट बॉक्स के ज़रिए। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जी केयर टेकर सेटअप है ना उसको आप ले आएँ, ताकि वो डिफ़िकल्ट डिसीजंस ले सके, ताकि हमें क्या है प्रोग्रेस देखने को मिल सके, तरक्की देखने को मिल सके इकोनॉमिक कोर्स करेक्शन के हवाले से, क्योंकि उन्होंने कहा इसको क्या है पॉलिटिकल कॉस्ट्स की फ़िक्र नहीं होगी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो वो हो सकती है, उन्हें कहा यहाँ से देखते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी वी कैन नॉट कंटिन्यू लिम्पिंग एंड स्टम्बलिंग फॉरवर्ड टिल अगस्त नेक्स्ट ईयर। उन्होंने कहा जी हम लिम्पिंग स्टम्बलिंग होता है लड़खड़ाना, बेसिकली यहाँ पे मईशत के वाले से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम इसी तरह नहीं चल सकते लिम्प करके स्टम्बल करके आगे, कब तक, अगस्त तक, जनरल इलेक्शंस तक। उन्होंने कहा विद द नेशन एट क्रॉस रोड्स, उन्होंने कहा नेशन एट क्रॉस रोड्स पे, क्रॉस रोड्स का मतलब होता है कि जब एक आपको एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना हो, आप उस स्टेज पे हो। उन्होंने कहा ये लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। और उन्होंने कहा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी पार्टीज जो हैं वो असेस करें, वो जांचें कि क्या उनकी प्रायोरिटी है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और सर्विंग द पीपल। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होता है हमारे पास अपनी सेटिस्फाई करना अपनी डिज़ायर्स को, और या सर्विंग द पीपल। तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट जो है ना पार्टीज वो डिसाइड कर लें कि उनका असल मकसद क्या है। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में ये बताया गया था कि पिछले जो भी हमारी ये सिचुएशन ख़राब चल रही है, हमारी मईशत की बुरी सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा जब ये आर्मी चीफ ये आर्मी चीफ जब जाएगा तो इसकी जगह क्या है, ये रिज़ाइन कर दें, और क्या है केयर टेकर सेटअप आ जाए, वो मुश्किल डिसीजन ले ले, और जो पीएमएलएन वाले हो गए, पीटीएम वाले हो गए, वो पूरी सीरियसली बड़ी सीरियसनेस के साथ जो है ना वो अपनी कैंपेन चलाएं, और बैलेट बॉक्स के ज़रिए है ना वो इसका मुकाबला करें, और केयर टेकर सेटअप आके मुश्किल फैसले ले लें, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी जो बिल्कुल लड़खड़ाती हुई मईशत है वो इस बात की मुतहम्मल नहीं हो सकती कि हम अगस्त तक जो है ना इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा इस पीडीएम लेड कोalition को कि वो कोई मुश्किल फैसले कर सकें इलेक्शन ईयर में आके। तो बेसिकली ये आज 5 हमने 4 एडिटोरियल एक ओपिनियन हमने किया है। बाकी डिटेल से तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किया था, लेकिन मेरी कोशिश थी एक तरह से आपसे रिवीजन दोबारा इसमें कर लूँ कि हमने क्या किया है पूरे हफ्ते। तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी रोज़ रात को हम 10 बजे जो है ना एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं इसी तरह ही। बाकी पीडीएफ्स और ड्रॉन हाइलाइट्स भी होती हैं, इंपॉर्टेंट ड्रॉन के एडिटोरियल का पीडीएफ वगैरह भी होता है।
तो इस नंबर पर रब्ता करके 0312 419 1070 आप सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं और ₹200 इसी पैसा पर मंथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल मैंने लिखती हुई हैं, किसी ने ज्वाइन करना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस रिवीजन क्लास के बारे में कि हर संडे ये कंटिन्यू रहनी चाहिए कि नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।